नमस्कार, पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बात मोदी, योगी और बीजेपी की महाजीत की। 2024 का साल खत्म होते होते मोदी योगी की जोड़ी ने ऐसी धुआंधार चुनावी जीत हासिल की है बॉस कि कई नेताओं का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने धुआं धुआं कर दिया माहौल। ऐसी प्रचंड जीत की कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस महाराष्ट्र में 6 महीने पहले बीजेपी को करारा झटका लगा था, वहां 6 महीने में पूरी कहानी पलट दी मोदी ने। उधर यूपी की लोकसभा वाली जीत अखिलेश के लिए तुक्का थी, आज यूपी बाईपोल के नतीजों ने साबित कर दी। योगी के टक्कर में कोई दिख नहीं रहा यूपी में। सपा को उसके गढ़ में घुसकर ठोक दिया गया, सो अलग। राहुल, उद्धव, अखिलेश किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है बीजेपी की इस महाजीत ने। जो लोग 6 महीने पहले चुनाव हारकर भी मौल बना रहे थे कि मोदी की छाती 56 इंच की न रही, योगी की कुर्सी खतरे में है, बॉस आज उनके खुद के कंधे झुके हुए, दूर दूर तक कुर्सी नहीं दिख रही उनको। आज एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई कि ब्रांड मोदी का जलवा कायम है, योगी का फॉर्मूला हिट है और भाई 2027 और 2029 दोनों सेट है बॉस। उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं। एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। जो राहुल गांधी जी ने झूठा प्रचार लोकसभा में किया था, आज इसका पूरा भांडाफोड़ ये महायुति के सभी उम्मीदवारों ने किया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, यूपी में कैसे खेला हुआ और अब आगे क्या होने वाला है, आज आपको सब कायदे से बताऊंगा। पहले बात महाराष्ट्र की। भाई महाराष्ट्र में तो महाविकास अघाड़ी को हवा ही नहीं लगी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो ऐसा तूफानी रहा मानो ऋषभ पंत की बैटिंग का स्ट्राइक रेट। उद्धव जी के संजय की दूरदृष्टि काम भी नहीं आई। ना वो मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का तोड़ खोज पाए, ना योगी के बटेंगे तो कटेंगे का। महाराष्ट्र और यूपी के नतीजों ने साबित कर दिया है कि हिंदू जाग सकता है, जगाने वाला चाहिए, और यह काम मोदी योगी ने मिलकर किया। ऊपर से ग्राउंड पर आरएसएस ने जो काम किया बॉस, वो तूफानी था। मोदी, योगी और संघ की तिकड़ी और मौजूदा महायुति सरकार की योजनाओं की आंधी में महाविकास अघाड़ी ऐसी उड़ी है कि उन्हें ढूंढने मंगल ग्रह जाना पड़ सकता है। यह सब हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कहां तो तय थी कुर्सी अघाड़ी में हर एक दल के लिए, अब कौन लेगा जिम्मेदारी हार के दलदल के लिए। महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी की गति ऐसी होगी किसने सोचा था कि उद्धव की शिवसेना खारिज हो जाएगी। कौन जानता था कि 6 महीने पहले तक लोकसभा चुनावों में तपस्वी राहुल गांधी की राजनीतिक सिद्धि का दावा कर रही कांग्रेस महाराष्ट्र में जमीन सूंघती दिखेगी। किसने देखा था कि महाविकास अघाड़ी के भीष्म पितामह का सत्ता स्वप्न ऐसे खंड खंड हो जाएगा।
और यूपी में अखिलेश यादव का हरे रंग से भरा समाजवाद भगवा लहर में उलट जाएगा। पर हाय, ऐसा हो गया। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता बरकरार रही, यूपी के उपचुनाव में बीजेपी दमदार रही। उद्धव के संजय की तो पूछिए मत। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है कि वो रह रहकर बोल उठते हैं कि इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि संजय ये समझा रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति को वोट देने वाली जनता बेईमान है, या वो ये बता रहे हैं कि जनता ने उन्हें नकार कर बेईमानी की है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए मातापच्ची कर रही, हिमालय से भी ऊंचे आत्मविश्वास से भरी महाविकास अघाड़ी ऐसी गिरी? कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि एक दिन पहले तक विजय स्वप्न में डूबे उद्धव कहते थे कि 4 जून के बाद महाराष्ट्र की सियासत में दूसरा बम फूटने वाला है। उद्याची आपण सर्व वाट बघतो आहोत। काल जो बॉम्ब फुटला तो 4 दिवस आधी फुटला असता तर त्याचा स्फोट मोठा झाला असता। तरी देखील 19 तारखेला एक बॉम्ब फुटलेलाच आहे। नोटांचा बॉम्ब जो काही वसई विरारला फुटला तो सुद्धा लोकांनी पाहिलेला आहे। उद्धव ठाकरे की एक भविष्यवाणी तो सच साबित हुई ही। बम तो फूटा, लेकिन जमीन उनकी ही हिल गई और हसरतें उनके साथ ही महाविकास अघाड़ी की पिघली। तो क्या 6 महीने बाद महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनावों की गई गलती को सुधार लिया? अगर देखें तो महाराष्ट्र में बड़े फैक्टर थे जो दांव पर रहे। मसलन बाला साहब की असली शिवसेना कौन? हिंदुत्व और विकास बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण, परिवारवाद बनाम लोकतंत्रवाद की जंग, विपक्ष और राहुल गांधी का संविधान खत्म करने वाला फेक नैरेटिव बनाम ब्रांड मोदी पर भरोसा। प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है, वो कहते हैं संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं, मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में पीएम मोदी पर मेमोरी लॉस का तंज कर रहे राहुल गांधी को महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया। हाल ये है कि इस बार चुनावों में कांग्रेस की लुटिया पिछली बार के मुकाबले ज्यादा गहरी डूबी है। शाम 4 बजे तक के रुझानों में कांग्रेस बमुश्किल 18 सीटों पर अटकी रही, जिसे पिछले बार के चुनाव में 44 सीटें मिली थी। यानी 26 सीटों का नुकसान राहुल गांधी के कथित करिश्माई लीडरशिप के बावजूद कांग्रेस को हुआ। अगर महायुति के खेमे में आज जश्न के धमाके हैं और जीत की रंगत और जोश है, तो इसके पीछे 4 बड़े फैक्टर अहम हैं। पहला फैक्टर रहा विपक्ष के जाति में बांटने वाले कार्ड का काउंटर, एक हैं तो सेफ हैं का मोदी संदेश। वहीं दूसरा फैक्टर रहा हिंदुत्व की लकीर पर कसा योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा। तीसरा अहम फैक्टर रहा जमीन पर शिंदे सरकार की योजनाओं का लाभ। और चौथा फैक्टर संघ की सक्रिय भूमिका। लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं, और लाडले हमारे भाई हैं
लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है। तो सिर्फ 6 महीने में ही सियासी तौर पर पूरी तस्वीर बदल गई। और ये तस्वीर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बदली, बल्कि यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में भी जनता ने भरोसा मोदी योगी के एक है तो नेक है वाले सूत्र पर ही किया, जातियों में बांटने वाली रणनीति पर नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जब आके कहा कि हम एक है तो सेफ है, और जिस दिन टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई कि बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम का जो आक्रमण है वो नहीं रोकोगे तो 2050 में मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू बचेंगे। जिस दिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने जो उलेमा बोर्ड, मराठी मुस्लिम सेवा संघ, उनकी 17 मांगे मान्य किए, उसी दिन महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज वाला महाराष्ट्र चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और यूपी के 9 सीटों के उपचुनाव ने एक बार फिर से इस बात को मजबूती से स्थापित कर दिया है कि मोदी मैजिक कमजोर तो नहीं पड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद सिर्फ झारखंड को छोड़कर बाकी के सभी चुनावों में बीजेपी और एनडीए ने सिर्फ जीत नहीं दर्ज की है, बल्कि दमदार विजयश्री उसे मिली है। तो क्या राहुल गांधी के संविधान बदलने वाले नैरेटिव का सच अब लोगों को पता चल चुका है? हिंदुओं को जाति में बांटने वाली रणनीति का सियासी भेद अब खुल चुका है। देश हित और राज्य हित के लिए लोगों का भरोसा क्या अब टीम मोदी पर ही है? जो भी हो, पर महाराष्ट्र और यूपी उपचुनावों के परिणामों को इन प्रश्नों के पैमानों पर भी कसा तो जाएगा ही। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि 6 महीने पहले ही इंडी गठबंधन और उसके नेता राहुल गांधी इसी पैमाने पर लोकसभा चुनावों के परिणामों को समझा रहे थे। हिंदू जाति में बंटने को तैयार नहीं है, इसका टेस्ट तो यूपी में भी था, और यूपी बाईपोल के नतीजों ने साबित कर दिया कि मोदी के बाद योगी यही नारा सेट है बॉस। दरअसल यूपी के वोटर्स को लोकसभा चुनाव के बाद ही ये लगने लगा था कि गलती हो, जिन्होंने राम मंदिर बनवा के दिया उनको वोट देने भी घर से नहीं निकला हिंदू। और वोटर के इस पछतावे वाले जख्म पर अखिलेश यादव ने नमक रगड़ दिया। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह हर जगह घुमा रहे थे। बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स का यह फीडबैक था कि जिस तरह से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को साथ लेकर चलते हैं, वो हिंदुओं को अयोध्या में वोटर ने जो नाइंसाफी की बीजेपी के साथ, उसकी बार बार याद दिलाता है, अंदर तक झकझोर देता है। ऊपर से योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर पूरा मामला ही सेट कर दिया। हिंदुओं को लगने लगा कि उनके बटने का मजाक बनाया जा रहा था, और फिर जो हुआ वो आज सबके सामने आ गया। अखिलेश यादव प्रशासन और ईवीएम का रोना रोते रह सकते हैं, लेकिन सच यही है कि जो उन्होंने किया वही उनके पास लौट कर आया है। लेकिन इसके अलावा पर्दे के पीछे और क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लड्डू खाना खिलाना, बधाइयां देना लेना, जीत के जश्न में नाचना गाना, कईयों के लिए ये तस्वीरें छाती पर लोटते सांप। बड़ी मुश्किल से तो संविधान खतरे में और जाति वाला सूत्र सधा था, अब वो भी साफ हो गया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। 9 में से 7 सीटें बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए के खाते में चली गई। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कभी साइकिल ही चला करता।
नतीजों के बाद समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लिखा, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। आगे और भी बहुत गंभीर बातें थी, लेकिन जो संक्षिप्त भावार्थ है वो ये कि आंगन टेढ़ा है। यूपी के उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी की जीत हुई है, जबकि सिर्फ 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी के खाते में। हताशा स्वाभाविक है, अखिलेश हताश है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पीडीए वाला फार्मूला तैयार हुआ था। अखिलेश कहते हैं अब असली संघर्ष शुरू हुआ है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस नारे की ध्वनि भी योगी के सूत्र बटोगे तो कटोगे जैसी ही है, जो नारा यूपी में ही नहीं महाराष्ट्र में भी सफल हो चुका है। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। तो उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा। अगर लोकसभा चुनावों में अखिलेश ने पीडीए वाले जाति कार्ड से हिंदुत्व को मात देने की रणनीति बनाई, तो चुनावों में करारी हार के बाद योगी ने हिंदुत्व की भगवा लकीर को ही और गाढ़ा किया। नतीजा ये हुआ कि इसका असर यूपी की लगभग हर सीट पर हुआ। बटोगे तो कटोगे फार्मूले के जरिए योगी ने अखिलेश के पीडीए को पूरी तरह फेल कर दिया। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को हराकर ये बता दिया कि तुष्टीकरण हर बार काम नहीं आएगा। 5 महीने पहले अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल की थी, उसका बदला उपचुनाव के जरिए योगी ने ले लिया। जिन सीटों पर राजनीतिक पंडित बीजेपी के जीत का चांस कम बता रहे थे, वहां भी योगी की बदौलत भगवा लहरा चुका है। बीजेपी ने कटहरी सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली। कुंदरकी भी 2022 में समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने यहां भी बाजी मार ली। जरा अंदाजा लगाइए, जिस कुंदरकी में 65% मुस्लिम मतदाता हैं, वहां समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान की जमानत तक जब्त हो गई और बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह की जीत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। पब्लिक जानती है, जब ये सरकार में आते हैं, पहले चुनाव से पहले पीडीए करते हैं, सरकार में आने के बाद फिर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो पीडीए तब्दील हो जाता है। सिर्फ परिवार, अपना घर, उन्हीं के विकास की सोचते हैं। कभी भी प्रदेश के जनमानस की चिंता उन्होंने नहीं की। दोनों का ही करिश्मा है, दोनों का गठबंधन है, आगे तक चलेगा, मजबूत गठबंधन है और सब जनता का साथ और जनता का विकास चाहते हैं और क्षेत्र में अमन शांति, देश में और प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं। मैं तो सहमति नहीं हूँ। चुनाव हुआ है, ये तो लूटा गया है, बूथों को लूटा गया है और उसका प्रमाण सामने 212 बूथ 57 से 97 कर दिए गए हैं। वही तो बूथ है, उन्हीं से तो परसेंटेज बढ़ी। परसेंटेज के 13%, 15%, 16% थोड़ी बढ़ी है। तो मैं तो चुनावों को रद्द कराने की मांग करता हूं और अर्धसैनिक बलों के उसमें पुलिस के जितना उत्पीड़न किया है, जितना लोगों को मारा है, जितना पीटा है, अधिकारियों ने अपने हाथों से तक से वो क्या नाम बटन दबाए हैं मशीनों के, ये एक तरह नंगा नाच हुआ है पूरा 20 तारीख में कि बड़े पैमाने पर। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पार्टी को जोर का झटका दिया। इसके मायने दूर तक जाते हैं। पहला संदेश ये कि अखिलेश यादव हिंदू वोटों को जातियों में तोड़ नहीं सके। दूसरा मैसेज ये कि परिवारवाद के दम पर चुनाव जीतने का फैसला सही साबित नहीं हुआ। तीसरा संदेश ये कि कांग्रेस को सीट नहीं देने का फैसला भी उन पर भारी पड़ गया। चौथा ये कि अखिलेश को लोकसभा चुनाव वाला अति आत्मविश्वास ले डूबा।
लेकिन माना यह जा रहा है कि जो बात हिंदुओं को अखर गई वो रही फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को चुनावी सभाओं में घुमाकर ये जताना कि अयोध्या ने ही बीजेपी के हिंदुत्व की लहर को खारिज कर दिया। यही बात उनके सियासी मित्र राहुल गांधी भी संसद से लेकर चुनावी सभाओं तक में कहते रहे। तो क्या हिंदुओं ने इसे आत्मसम्मान से जोड़ लिया? विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को जो कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से एक बेनकाब करने का, एक संदेश देने का काम किया। लोकसभा चुनावों के नतीजों को अखिलेश 2027 के समाजवादियों की सत्ता सिद्धि से जोड़कर बताते रहे थे। सवाल है अब क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये दावा लगातार करती रही कि लोकसभा चुनावों के बाद मोदी योगी अध्याय यूपी में अब कमजोर पड़ चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि योगी के बटोगे तो कटोगे सूत्र ने अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले में वार तो करारा किया है। हालांकि बीजेपी को एक झटका भी लगा आज, और वो झटका लगा झारखंड में, जहां हेमंत सोरेन ने गजब रिजल्ट दिया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि झारखंड में भी एक है तो सेफ है का ही नारा चला। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये नारा बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के पक्ष में चला। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को आदिवासियों पर हमला बताने का नैरेटिव जबरदस्त सेट कर दिया और राज्य के आदिवासियों को यह भरोसा दिला दिया कि अगर आदिवासी एक हैं तभी सेफ हैं, वरना मोदी सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है तो बाकियों को क्या छोड़ेगी। ऐसा लगता है कि यही बात आदिवासी वोटर्स के मन में घर कर गई और इसलिए आदिवासी बहुल सीट्स पर जेएमएम ने क्लीन स्वीप कर दिया। इसके अलावा क्या फैक्टर्स रहे झारखंड में बीजेपी की हार और हेमंत की जीत के, आप खुद देखिए। हैरान करने वाले नतीजे रहे झारखंड के, जहां बीजेपी ये मानकर बैठी थी कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही करप्शन और घुसपैठी वाला मुद्दा हेमंत को सत्ता से बाहर कर ही देगा, लेकिन ये आकलन गलत साबित हुआ। झारखंड में हेमंत फिर से लौटे और प्रचंड बहुमत के साथ लौटे। रुझानों के भीतर झारखंड में जेएमएम और उसके सहयोगी दलों को 56 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि उसके मुकाबले बीजेपी कहीं पीछे है, उसे सिर्फ 24 सीटें मिल रही हैं। महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडी गठबंधन को इतनी बड़ी जीत झारखंड में मिली है तो इसके पीछे चेहरा है हेमंत सोरेन का। सच ये है कि यहां भी कांग्रेस को ढोना जेएमएम की मजबूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर हेमंत सोरेन की आंधी झारखंड में कैसे चली? क्या वजह रही कि हेमंत चुनावों में और ज्यादा मजबूत होकर उभरे? माना यह जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह रही बीजेपी के पास सीएम चेहरा न होना या इसे लेकर कंफ्यूजन की स्थिति, जबकि दूसरी तरफ हेमंत को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। दूसरा अहम मुद्दा माना जा रहा है आदिवासी अस्मिता का मुद्दा, तीसरा मुद्दा महिला वोटर्स का बड़ा समर्थन और चौथा कुर्मी वोटर्स का चुनावों में बंटना। लेकिन ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के एक रहोगे तो सेफ रहोगे सूत्र को हेमंत सोरेन ने बखूबी आदिवासी समाज तक पहुंचाया और उससे अपने लक्ष्यों को सिद्ध करने में वो कामयाब रहे। रही सही कसर हेमंत के जेल जाने वाले मुद्दे ने भावनाओं की लहर को उठाकर पूरी कर दी। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इंडी गठबंधन के साथ दिक्कत यह है ना कि वो हार पर हार के बाद भी खुद को बदलने की बजाय मोदी शाह को गाली देंगे, मीडिया को कोसेंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के अलावा ये लोग कुछ और नहीं करते। आज की हार राहुल गांधी की 89th हार है
लेकिन भाई शिमला में छुट्टी मना रहे हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद भी राहुल गांधी कई दिनों तक नजर नहीं आए थे। उधर मोदी हैं जो लोकसभा में 240 सीट आए, या हरियाणा में कमाल की जीत मिल जाए, या महाराष्ट्र में आंधी चले बीजेपी की, या झारखंड में हार जाएं। हर हाल में मोदी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने पार्टी दफ्तर जरूर पहुंचते हैं, और इसलिए मोदी के सामने नेताओं की पॉलिटिक्स नहीं चलती भाई। लेकिन आज के नतीजों ने तो यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि राहुल, उद्धव, अखिलेश किस किस का पॉलिटिकल करियर अब बचा रह पाएगा। इस पर एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया एक्स पर शाम 6:12 पर राहुल गांधी का संदेश गिरा, जिसमें झारखंड के लोगों का इंडी गठबंधन को विशाल जनादेश देने के लिए आभार जताया गया। कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजों पर उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अब जिस इंडी गठबंधन की जीत की बधाई राहुल गांधी दे रहे हैं, उस इंडी गठबंधन में कांग्रेस की हैसियत नंबर 2 की है, और वो अंतर भी इतना ज्यादा बड़ा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को इंडी गठबंधन के बाकी दलों के नेता कब तक गंभीरता से लेंगे, ये उनके ऊपर है। फिलहाल तो महाराष्ट्र के नतीजों पर कांग्रेस के कारकुनों ने बोलना शुरू कर दिया है। ईवीएम पर इस देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और वो जब वक्त होगा तो वो चर्चा जरूर होगी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव टाला, महाराष्ट्र में 3-3 इंस्टॉलमेंट जाने दिए उनकी योजना के, वो सारी चीजें थी। जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो सवाल ईवीएम पर उठाए जाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे सवालों को उठाकर मीडिया से उस मुद्दे को खत्म कर दिया जाता है जिसमें सवाल हार की वजहों पर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव के नतीजों ने गहरे संकट के बादल कई चेहरों के राजनीतिक भविष्य पर लाग खड़े किए हैं। मसलन राहुल गांधी के सियासी करियर का क्या होगा, उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना के साथ क्या करेंगे, अखिलेश यादव का पॉलिटिकल रास्ता किधर जाएगा। इंडी गठबंधन की एक विलक्षण पहचान ये भी है कि इसमें शामिल ज्यादातर दल किसी एक परिवार से ही जुड़े हैं। पीएम मोदी इसे ही परिवारवाद कहते हैं। अभी हरियाणा में हमने देखा है कि कैसे वहां तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र की हार राहुल गांधी की 79वीं हार है। तो क्या राहुल गांधी इस बार हार की जिम्मेदारी लेंगे? राहुल गांधी 2012 में हुए यूपी उपचुनाव के समय से ही पार्टी में एक्टिव हो गए थे। तब से लेकर अब तक कांग्रेस 89 चुनाव हार चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 95 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार गुट ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था।